दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस फिदायीन हमले में अभी तक 9 लोगों की मौत हो गई है और 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सुरक्षा बलों की शुरुआती जांच में यह संकेत मिल रहा है कि हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े तत्वों ने अंजाम दिया। जांच में जिन मुख्य तथ्यों का खुलासा हुआ है वो डरावने और संगठित साजिश की ओर संकेत करते हैं। आत्मघाती हमले को अंजाम डॉक्टर उमर ने दिया। हमले में उसका शव बुरी तरह क्षत विक्षत पाया गया। जिस हुंडई i20 कार का उपयोग विस्फोट के लिए किया गया वो डॉक्टर उमर चला रहा था। पुलिस के पास मिले सीसीटीवी फुटेज के अनुसार सोमवार सुबह 7 बजे ये कार फरीदाबाद से चली। सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल प्लाजा के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुई। 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के एक पेट्रोल पंप पर नोट की गई। दोपहर के समय लगभग 3:19 पर यह कार लाल किला परिसर के पास पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। रात तक इंतजार करने के बाद जब शाम में भीड़ भाड़ बढ़ी, वाहन आवाजाही तीव्र हुई तो कार में रखे विस्फोटों को सक्रिय किया गया। आतंकी इस ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक जगह पर बड़ा संदेश देना चाहते थे। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश की परंपरा भी इसे विशेष निशाना बनाती है। विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल थी। ऐसा विस्फोटक बाजार में उपलब्ध यूरिया या अन्य उर्वरकों और फ्यूल ऑयल मिलाकर तैयार किया जा सकता है, इसलिए आतंकी अक्सर इसे इस्तेमाल करते हैं। रैंप अप में आरडीएक्स की अपेक्षा एएनएफओ का प्रयोग बढ़ गया है, क्योंकि आरडीएक्स की आपूर्ति और उसकी श्रृंखला को ट्रेस करना आसान नहीं होता और वो खतरनाक भी है। जांच में यह भी सामने आया है कि संदिग्धों ने बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, बैटरियां और टाइमर जैसे उपकरणों का भंडार इकट्ठा कर रखा था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो विस्तृत और समन्वित हमलों की योजना बना रहे थे। जांच ने साजिश के जाली को खोलने में जो सूत्र निकाले वो अक्टूबर की एक कम गति वाली घटना से जुड़े रहे। 18 अक्टूबर की रात श्रीनगर के नौगाम में अचानक पोस्टरबाजी हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को खुले तौर पर धमकियां दी गई। ये घटना इस इलाके में असामान्य थी, क्योंकि आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद से इस तरह की पोस्टरबाजी कम हो गई थी। इस पोस्टरबाजी ने श्रीनगर पुलिस के कान खड़े कर दिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के निर्देश पर मामले की गहन छानबीन हुई। एसएसपी संदीप चक्रवर्ती के नेतृत्व में पुलिस ने नौगाम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पोस्टर लगाने वाले 3 युवकों आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार की पहचान कर पूछताछ की गई। उनसे पता चला कि इन्हें ये काम एक मौलवी ने करवाया था। पूछताछ आगे बढ़ी तो दुकानों ठिकानों के धागे मौलवी इरफान अहमद तक जा पहुंचे, जो छनपुरा की मस्जिद अली नकीबाग का इमाम था, जिसका कनेक्शन पाकिस्तानी हैंडलर्स और अंडरग्राउंड रेडिकलाइजेशन नेटवर्क से था। मौलवी ने कई संदिग्ध डॉक्टरों के नाम बताए, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, अहमद गनई उर्फ मुसाइब, और बाद में डॉक्टर उमर के बारे में भी अहम जानकारियां दी। डॉक्टर आदिल की तलाश में पुलिस को पता चला कि वो अनंतनाग छोड़कर सहारनपुर में काम कर रहा था। उसे उत्तर प्रदेश एटीएस की मदद से पकड़ा गया और उसके लॉकर से AK-56 राइफल बरामद हुई। इसी पूछताछ के बाद डॉक्टर मुजम्मिल की टीम पर फोकस बढ़ा और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहा वो पाया गया। डॉक्टर मुजम्मिल से गहन पूछताछ में उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए। उसने बताया कि एक फरीदाबाद के ठिकाने पर आईईडी से जुड़ी सामग्री रखी है। वहां से करीब 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री और डेटोनेटर और अन्य उपकरण मिले। उसने अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन सईद का नाम भी बताया, जिसने अपने प्रेमी की गिरफ्तारी की खबर के बाद उस कार में छुपाई AK-47 राइफल एक डंपिंग साइट पर फेंक दी, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। इस नेटवर्क से जुड़ा हाजी इफ्तियाक नामक शख्स मेवात के सिंगार पुनहाना गांव का रहने वाला निकला। उसने एक किराए के मकान पर छापा पड़ने पर 88 बोरे मिले, जिनमें कुल 2563 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री मिली। अमोनियम नाइट्रेट, पोटाशियम फ्यूल ऑयल, डेटोनेटर, बैटरी और टाइमर सहित कुल अलग अलग छापों में कुल मिलाकर लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री और 2 AK सीरीज की राइफलें, एक चीनी पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल बरामद हुई। पूरी पूछताछ और मिलान के बाद ये भी स्पष्ट हुआ कि ये डॉक्टर न केवल पढ़े लिखे और समाज में प्रतिष्ठित थे, बल्कि अपने पेशे की शपथ के विपरीत जिहादी विचारधारा में धकेले गए थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर, जिसका जन्म 24 फरवरी 1989 ने सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से पढ़ाई की थी और वहीं उसकी दोस्ती मुजम्मिल से हुई। दोनों ने साल 2017 में MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में काम किया और बाद में फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने लगे।
जांच में ये भी सामने आया कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर यह समूह पूरे देश में बम धमाके करने की योजना बना रहा था और इसके लिए विस्तृत तैयारियां की जा चुकी थी। कई जगहों की रेकी हुई थी और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियां इकट्ठा कर ली गई थी। साथ ही आतंकियों के एक एक कर पकड़े जाने पर उमर दबाव में आ गया और उसने लाल किले के पास फिदायीन हमला कर दिया ताकि वो अपने मकसद में कामयाब होकर सुर्खियों में आ सके। कार की पहचान और मालिकाना श्रृंखला भी जांच में सामने आई। साजिश में प्रयुक्त हुई i20 कार रजिस्ट्रेशन नंबर HR26CE7674 था। इसका पहला मालिक मोहम्मद सलमान था। बाद में ये इलियास आमिर के पास पहुंची जो पुलवामा के संबूरा का रहने वाला था। इसी गांव के पास उमर का भी घर था। इलियास ने गाड़ी तारिक अहमद डार को दी थी जिसने उसे डॉक्टर उमर को सौंपा था। हमला शाम को किया गया। कार दोपहर के आसपास लाल किले के पास आई। कई घंटों तक वहां रुकी और भीड़ भाड़ बढ़ने पर विस्फोट हुआ जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ। घटनाक्रम में एक बार फिर ये सवाल उठाया कि किस तरह शिक्षा और पेशे की ऊंचाइयों पर बैठे लोग कट्टरवादी विचारधारा की गिरफ्त में आ जाते हैं। परंपरागत तस्वीर, गरीबी और अशिक्षा के कारण युवाओं का रेडिकलाइजेशन होना यहाँ लागू नहीं होती। जिन लोगों ने मानवता की सेवा की डिग्री ली वही इंसानों की जान लेने की साजिश में लिप्त पाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। पूछताछ और छापेमारी जारी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया है ताकि साजिश के तार पकड़े जाएं और उसकी आकाओं तक पहुंचा जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी आगामी जांच में डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला को हिरासत में लिया है और ये देखा जा रहा है कि और ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह की साजिश में घुले मिले हुए हैं। अभी के लिए देश की उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द पूरी साजिश का पर्दाफाश हो, गिरफ्तारियों से बाकी नेटवर्क का भी पता लगाया जाए और पीछे बैठे हैंडलर्स तक पहुंचकर उन्हें दंड मिले। जैसा कि प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं, सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बरकरार है। ये मामला ये भी याद दिलाता है कि सुनियोजित आतंकवादी योजनाएं कितनी चुपके से और सम्मानित चेहरों के पीछे से भी उभर कर आ सकती हैं। जनता, सुरक्षा बलों और न्याय व्यवस्था की समन्वित कार्रवाई से ही ऐसे खतरों का सामना संभव है और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की उम्मीद कायम है। देखा कि वहाँ पे इतने घायल नहीं दिख रहे थे जितनी बॉडी दिख रही थी, क्योंकि ब्लास्ट इतना तगड़ा हुआ है। ना तो सीएनजी का कह सकते हैं ना किसी का कह सकते हैं, तो जांच के बाद पता पड़ेगा। पुलिस की लापरवाही इतनी कह सकते हैं।